हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चल रहा है। एलिमेंट्स होना चाहिए। पता नहीं मेरा जो ऑपरेटर है, आज मैं सामने बैठ के बोला उसको कि तू एस क्यों नहीं लगाता, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सर नहीं लगा पाऊंगा, आप ऊपर लगा लेना खुद से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वजह पूछने की कोशिश मैंने नहीं की, मगर मेरा मन था कि जान गया उसकी वजह कि शायद एस नाम से उसका दिल टूटा होगा। नहीं लिखता वो है ना। आगे एक सवाल था, उसमें भी फिर ऑप्शंस थे, है ना। कुछ और किसी और बैच के लिए मैं करवा रहा था, उसमें 3 ऑप्शंस थे। तीनों ऑप्शन में एलिमेंट्स 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 था। उसमें भी भाई ने एलिमेंट 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 कह रहा, लास्ट में एस नहीं लगाऊंगा। शायद लास्ट में एस नाम से ही उसको धोखा मिला होगा, तो वो लास्ट में एस नहीं लगाता है। बीच वगैरह में होता है तो लगा लेता है, लास्ट में नहीं लगाता। खैर जो भी है ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। आओ भाई। संस्कारी लड़की से दिल टूटा होगा, या फिर उसे एस से नफरत हो गई होगी कि सुशील, सादगी, संस्कारी, है ना, समर्पित, ऐसे शब्द नहीं मिले होंगे उसे। चल भाई चल, ये तो हो गई मजाक की बात, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। शुरू करें? आ जाओ। सुंदर, वो कह रहा सुंदर। सही है बेटा, ढूंढ लिया ना आखिर तूने तेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ले भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे और इनर्ट पेयर शुरू करेंगे। अच्छा है, चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखेंगे? डेंसिटी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो 3 चीजें हम करने वाले हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई। सर आप जो एनसीईआरटी करवाते हो वो कौन सी बुक में है? किसी में नहीं है। सही बात। तो जिस बाथरूम में नहाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बाथरूम में नहाता है उस जगह का नाम क्या होता है? डेंसिटी। सर फालतू बात बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ सही बात है, तू तो काम की कर रहा है ना, कर लेना। क्योंकि तेरे काम की तेरे को सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, पर मेरे फालतू की तो तेरे सिलेक्शन दिला देगी। मेरी तो फालतू की भी काम की है और तेरी काम की भी फालतू की है। समझ रहा तू? ठीक है, चल। इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डेंसिटी में कोई इश्यू नहीं है, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम 13 टू लेके 18 तक ग्रुप। एक जो डेटा रहता है एनसीईआरटी का, उस पर बेस्ड है। हमें डेटा याद नहीं करना है। हमारा क्या मतलब, हमें तो हमारा सबसे काम आसान क्या हुआ कि 13 से 18 तक हमारा डेंसिटी इंक्रीज होता है। इसका मतलब है डेंसिटी के बारे में जब भी पूछेगा टॉप टू बॉटम क्या बोलना है, इंक्रीज होती है। बट जो अपना 14th ग्रुप है उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सा दिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ जो कार्बन से सिलिकॉन को बढ़ना बताया है, विच इज एक्चुअली नॉर्मल, क्योंकि कार्बन है, सिलिकॉन है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कार्बन से सिलिकॉन का ज्यादा होना इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू आवर रूल।
बट उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे, हालांकि उन्होंने फास्फोरस के भी कुछ एलोट्रोप्स के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने कौन से एलिमेंट को कंसीडर करके, उस एलिमेंट की कौन से टाइप को कंसीडर करके उस डेंसिटी को लिखा है, ये चीजें उन्होंने अलग अलग टेबल के नीचे छोटी सी दे रखी है। उसमें खैर अपने को हर चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ना वो लेयर्ड होता है, ठीक है, और उसके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। आपको पता होगा ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, लेयर्स होती है, और लेयर के बीच में फोर्स होता है, वो भी वीक फोर्स होता है। अब लेयर्स हैं और लेयर के बीच में अगर वीक फोर्स है तो लेयर्स एक दूसरे से दूर होगी, जब दूर होगी तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। भाई अगर कोई चीज कॉम्पैक्ट नहीं है, अगर किसी चीज की डिजाइन खुली खुली है, कॉम्पैक्ट नहीं है, खुली खुली है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि D इज इक्वल्स टू M अपॉन V होता है बेटा, हमें पता ही है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रेफाइट के केस में डेंसिटी कम है, उन्होंने ग्रेफाइट ही कंसीडर किया हुआ है और ग्रेफाइट के केस में डेंसिटी कम है। मगर डायमंड, अगर आप कार्बन जो है वो डायमंड वाला ले लो, कह रहे कि हमने कार्बन के डायमंड की फॉर्म ली है, डायमंड इज ऑल्सो है कार्बन, डायमंड भी क्या है, कार्बन है। तो अगर कार्बन डायमंड वाला लो, मतलब डायमंड से कंपेयर करो डेंसिटी, तो फिर डायमंड में क्या होता है कि लगातार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इस तरह से लगातार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इस तरह से टेट्राहेड्रल लगातार स्ट्रक्चर बनती है ऐसे। तो वहां पे क्या है कि कोई वीक फोर्स नहीं है, वो एकदम कॉम्पैक्ट है, तो फिर वो कहीं ना कहीं डेंसिटी को बढ़ाता तो है ही, ठीक है बेटा, क्या करता है वो डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यही चीज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी आएगा, यही सेम चीज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी असर डालेगी, ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़े, बस इतना ही है डेंसिटी में, और क्या है। तो जो टेबल दी हुई है वो डायमंड की दी हुई है ना, एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है वो डायमंड की दी हुई है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है भाई। अगर ग्रेफाइट है तो पीछे चला जाएगा, और कोई चारकोल वगैरह है, कार्बन की और कोई फॉर्म है तो भी पीछे चला जाएगा। वो उन्होंने डायमंड को कंसिडर किया हुआ है, इसलिए सिर्फ यहां और यहां पे थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। लिख दिया, चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, सॉलिड से लिक्विड जाना। अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए हैं आपको, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि ट्रिक आप बना पाओ बना लेना, मुझे भी भेज देना बेटा। मैं कोई ट्रिक विक, मतलब मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे भेजते भी हैं, पर फिर हर बार मैं भूल जाता हूँ कि बेटा कोई ट्रिक बना लेना। और उसका एक कारण है, जिस चीज के लिए मैं बोलता हूं ना कि ट्रिक बना लेना, अगर आप किसी चीज की ट्रिक खुद बनाने बैठते हो ना, तो वो ट्रिक बनाते बनाते ऑर्डर याद हो जाता है, कह रहे कि मुझे तो ट्रिक बनानी है। इसीलिए एक होता है बनी बनाई ट्रिक को पढ़ना, और एक होता है खुद से ट्रिक बनाना। क्योंकि जब खुद से ट्रिक बनाते हो तो मिनट भले ही 10 ज्यादा लगते हैं, लेकिन दिमाग इतना केंद्रित होकर काम करता है ना, एकदम फोकस्ड, कि ट्रिक बनानी है मुझे इस चीज की, और वो इतना फोकस्ड वे में काम करता है कि आप ट्रिक बनाते हो, उस ट्रिक जो आपकी बनाई हुई ट्रिक है उसे आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं जानता हूं। मगर कभी सोचना कि उसको ट्रिक को बनाने बनाने के चक्कर में हमें वो मेन ऑर्डर ही याद हो जाता है। नॉर्मल कार्बन होगा तो नॉर्मल कार्बन क्या भेर भाई, चारकोल, कोयला ही होगा, पीछे ही जाएगा उसका, तो पाउडर्ड फॉर्म कार्बन पीछे आ जाएगा। चारकोल है, उसे चारकोल बोलते हैं। नॉर्मल कार्बन क्या होता है, चारकोल बोल, मानते हो इस बात को तो, ठीक है।
तो मुझे भी एक बच्चा कह रहा आपके तो मजे हैं, आपको तो ट्रिक मिल जाती है। बेटा एक बात बता, मैंने कौन सी, मैं कई जगहों पे बोलता हूं बेटा खुद बना लेना, उसका एक कारण है, कभी बना के देखना, बिना ट्रिक के ही वो चीज याद हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसमें बोरोन सबसे ज्यादा होता है, थेलियम है ना, उसके बाद इंडियम, सॉरी उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद थेलियम आएगा, उसके बाद आईएन और उसके बाद जीए। ये ऑर्डर्स है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सवाल आ सकता है वो यहां से आ सकता है, मिनिमम इन 13th ग्रुप विच makes gallium useful in thermometer। या which makes gallium useful to measure temperature। याद रखना, गैलियम इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। अंग्रेजी पे मत जाना, ठीक है, वो तो अपनी ऐसी ही चलती है। रीजन क्या है उसका, मेल्टिंग पॉइंट कम है, कैन बी मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। इतना लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन सकता है। ठीक है भाई। बड़े आलू थाईलैंड से इंडिया गए, क्योंकि थाईलैंड में तो छोटे छोटे बड़ा, इंडिया में बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े आलू थाईलैंड से इंडिया गए, अभी अभी सोच के बोल दिया मैंने, तो मुझे नहीं पता। उसके बाद 14th ग्रुप का एमडीजे सेम एज इस, अच्छा किसको 14th ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद है, सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। ऐसे करके आपको दोनों ऑर्डर याद हो जाएंगे, ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर पीबी और फिर टिन, ये यहां पे ऊपर नीचे होता है, सेम एज, कैसे होगा ये, सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, राइट। याद हो जाएगा। हाँ, मरकरी का भी यूज करते हैं, डॉक्टर शिवांश गुप्ता पूछ रहे हैं, मरकरी का भी यूज करते हैं, बिल्कुल मरकरी का भी यूज करते हैं। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, गैलियम भी होता है, जहां मरकरी फेल हो जाता है वहां गैलियम यूज होता है। अब बच्चे ने पूछा तो मैं इसे कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, आजा बेटा। मरकरी है और गैलियम है, ये सूटेबल होता है इन हाई टेम्परेचर कंडीशन। अब मेरी बात सुनना, ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे गैलियम भरा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये ऊपर जाएगा, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। कहां तक ऊपर जाएगा ये कौन बताएगा, कहां तक ऊपर जाएगा, बोले सर जहां तक मार्क होगा वहीं तक जाएगा। मार्क उसकी प्रॉपर्टी को देख के बनाया जाएगा गधों, ऐसे थोड़ी कि आपने मार्क कम कर रखा है तो ये उससे ऊपर नहीं जा सकता। मार्क करने का जो क्राइटेरिया है ना वो इसकी मैक्सिमम लिमिट को देख के तय होगा, और किसी की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी कि लाइक वो लिक्विड है, वहां लिक्विड से वो टेम्परेचर खा के गैस ही तो बनेगा। अरे भाई ये लिक्विड है,
आप अगर आप इसको मेजरमेंट में यूज करोगे तो ये तापमान को एब्जॉर्ब करेगा, आपको टेम्परेचर बताएगा कि इतना है। इसका मतलब है कि इसका उतने टेम्परेचर पे जिंदा रहना तो जरूरी है। होता क्या है, वो यही फर्क होता है। मरकरी में यहां पर, यहां से यहां तक की जो रेंज है वो कम रहती है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक ये काम नहीं कर सकता। जैसे एक लिमिट होती है जहां तक ही ये काम करेगा और ये फट जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, टूट जाएगा, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। लेकिन अगर ये हाई टेम्परेचर कंडीशन में यूज हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये मरकरी से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो इंडस्ट्री वगैरह में बहुत हाई टेम्परेचर में अगर आपको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अगर यूज करना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, मरकरी चल जाता है उसमें, लेकिन जहां मरकरी फेल होता है वहां ये यूज होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तक रेजिस्ट करता है। अब कायदे से सुनो, एक सबसे अच्छा थर्मोमीटर में यूज होने वाला कोई सब्सटेंस होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो, ये नोट नहीं करना है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे रूम पे वो, तुम जहां से, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड हो ताकि वो परफॉर्म कर पाए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए, यानी कि उसका सॉलिड से लिक्विड जाने का रास्ता तो छोटा होना चाहिए, लेकिन उसका लिक्विड से गैस बनने का रास्ता जो है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि इस रास्ते पर ही तुम सारा टेम्परेचर नापोगे। इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता मैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सबसे सूटेबल कंडीशन क्या होगी, कौन सा एलिमेंट जो है या कौन सा मेटल है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। वो कौन परफॉर्म करेगा, सोचो, जिसका ये रास्ता छोटा हो कि भैया वो जो आपको तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड मिल रहा है, इसका मतलब है इसका रास्ता बहुत छोटा है, सॉलिड से लिक्विड आने का रास्ता मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और लिक्विड से गैस बनने का रास्ता बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो वो आपको रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड मिल जाएगा। बस हमारी कहानी यहां से शुरू होती है टेम्परेचर नापने की। अब तुम चाहते हो कि जब तक वो गैस बने, तो वो गैस बने यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर आएगा जहां पर वो गैस बन जाएगा, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो उसे गैस बनने में टाइम लगेगा, और जितना हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट उस रेंज तक तो तुम यूज कर सकते हो उसको टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। क्लियर है? क्या इससे आसान भाषा में समझ पाओगे? अगर हां तो मेरे पास नहीं है। अभी तो डिजिटल आ गए हैं, हाँ ठीक है। चलो, तो ये नोट नहीं करना है आपको, इसको हटा देना, कुछ नहीं है, बस आ जाओ। सवाल क्या आएगा वो सुन लेना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमेशा मिनिमम एंड मैक्सिमम पे फोकस करना, क्योंकि सवाल कभी ऑर्डर का पूछे ना पूछे, ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आगे आएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी। तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि मिनिमम और मैक्सिमम तो कम से कम ध्यान में रख के जाना। ट्रिक से आप और पूरा रख सकते हो, अच्छी बात है। मैंने यहां पे कोई ट्रिक नहीं बताई, मुझे पता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सबको याद है, और इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, याद हो जाएगा। 15th ग्रुप में ऐसे सब बीड़ी पी के नाचो, ऐसे सब बीड़ी पी के नाचो। तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, ध्यान रखना इसको। ऐसे सब बीड़ी पी के नाचो। एक पूछ रहा है एमडीजे का क्या मतलब होता है। कोई मतलब नहीं होता बेटा, वो एग्जाम में जिस दिन सवाल 4 मिनट खाने वाला सवाल जब 4 सेकंड में हो रहा होगा ना,
उस दिन अपने आप समझ आ जाएगा कि एमडीजे का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, ऐसे सब बीड़ी पी के नाचो, देख रहे हो कहते खुश हो रहे हैं जेन जी। 16th ग्रुप, 16th ग्रुप का ऑर्डर, 15 का याद हो ही गया। 16th ग्रुप का ऑर्डर ऑलमोस्ट वैसा है जैसा कि 14th का है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि 14th का है, लेकिन 14th का उल्टा। बात को समझना, 14 में तो क्या था, डिक्रीजिंग था, 14 में तो क्या था, डिक्रीजिंग था, मगर 16th में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक याद रखना कि जो 13 और 14 है ना, ये इनमें जनरली डिक्रीजिंग है, मतलब आप पहले एलिमेंट को मैक्स देखोगे, ये देखो, लेकिन आप 15 से देखोगे ना तो उल्टा होगा, मतलब जो पहला होगा ना वहां मिनिमम जाएगा, बिकॉज वो नॉन मेटल है। इसका तो डायमंड भी मिल जाएगा, ग्रेफाइट भी मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म मिलेगी। बोरोन कार्बन भाई वो भी बहुत तगड़े तगड़े कंपाउंड बनाता है, बोराइड बनाता है ना, खूब सारे बोरोन के स्ट्रॉन्ग कंपाउंड मिल जाते हैं आपको। तो बोरोन कार्बन फैमिली यानी कि जो 11th क्लास की फैमिली है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैक्स पे बैठा होगा। देखो, उसका कारण है कि इनके कंपाउंड्स मिलते हैं भयंकर भयंकर, जैसे इसका डायमंड ले लो, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ग्रेफाइट ले लो ज्यादा होता है। ये ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है इनकी। इनकी क्या मिलती है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है। इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल जाएगी, एलोट्रोप, 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल जाएगी। बोरोन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन करता है वैसे करता है। लेकिन जब आप 15th में आओगे तो कहानी थोड़ी उल्टी चलेगी। और वो क्यों चलेगी, क्योंकि यहां नाइट्रोजन है, इसकी कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं मिलेगी आपको ज्यादा, ये तो खुद एक गैस है जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो मैक्सिमम तो कंसीडर नहीं कर सकते। उसी तरह से सेम चीज है, ऑक्सीजन भी सबसे पीछे आएगा क्योंकि वो गैस है। हेलोजन क्यों नहीं लिया आपने, जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे लूंगा। खुश हो गया, आप बन गया कूल, डाउट पूछ के। आज पापा को बताएगा मैंने डाउट पूछा क्लास में कि आपने हेलोजन क्यों नहीं लिया। कल पापा ने डांटा था कि डाउट नहीं पूछता, गधों की तरह बैठ रहा था। इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, एक टीचर से डाउट पूछेगा तभी तो सेलेक्ट होगा। तो उसने डाउट पूछा, कह रहा आपने हेलोजन फैमिली क्यों नहीं ली। तो मैंने भी उसको डाउट का जवाब दिया, जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे लूंगा। आजा आप। तो 16th ग्रुप का करो, क्या अज्यूम करोगे, बस 2 चीज ध्यान रखना। जैसे ये ऑक्सीजन, आप बोलते हो ना ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो पोलोनियम पहले लाना है और टेल्यूरियम को बाद में ले जाना है बस। अब इसका उल्टा तुम कर लेना, बाकी समझदार हो। मेरा तो वही है, ओल्ड स्टाइल से टीपो होना चाहिए था, और अब जो बन रहा है वो एक गंदा शब्द है, मैं अपने से नहीं बोलूंगा, तुम समझ जाना। तो अभी 2 तरह की चीज होती है, वेस्टर्न और इंडियन, बाकी तुम समझदार हो। हाँ, समझ गए ना। एक कह रहा ओल्ड स्टाइल से पीटो, बढ़िया है भाई, तू भी अच्छा है, बाकी तुझे तो पता ही है क्या है। चलो, एक ऑर्गेनिक जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और चले आगे। अब ये अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने लिख दिया है, मतलब कुल मिला के मिनिमम और मैक्सिमम पे फोकस करना, मैं हमेशा कह रहा हूं। आगे 17th ग्रुप में चलते हैं, आ जाओ। ओल्ड स्टाइल से पोटेंशियल है आया, बड़ा पढ़ने वाला। पोटेंशियल मन में तो तेरे भी वही चल रहा है जो मेरे चल रहा है।
पोटेंशियल बोल के शरीफ बनता है, जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है। हाँ भाई, ये इन फॉर्म ऑफ x2, यानी कि कुल मिला के हम यहां पे F2, Cl2, Br2 और I2 की बात करेंगे। याद रखना, ऐसे बात करेंगे हम इसको, हम F2 से I2 की बात करेंगे, है ना। और अच्छी बात यह है कि ये इंक्रीज ही होगा, तो कोई खास बात है नहीं हमारे लिए। वो जो डाउट पूछ रहा था वो भी हंस रहा होगा कि मैं भी कैसा डाउट पूछ रहा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो इनको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देखा जाएगा। FCl BRI नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है, ऐसे देखेंगे, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें, प्रैक्टिकली इनका जो मेजरमेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही होता है। बिकॉज जैसे होता है कि ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो कहीं ना कहीं इनका डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है कि मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। जो F2 के मॉलिक्यूल्स है ना वो दूर दूर है, इसीलिए वो गैस है। फिर Cl2 के मॉलिक्यूल है ना वो थोड़े पास हैं, हालांकि है ये भी गैस है। फिर Br2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े पास हैं, तो वो लिक्विड है। और जो I2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वीक फोर्स इतना ज्यादा ऑपरेट होता है कि वो सॉलिड है। अब जाहिर सी बात है, जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम बात, हालांकि बात आगे आ जाएगी, मगर आप इसके लिए अच्छे से लिख दो कि इधर से इधर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो इनके बीच में जो वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो इंक्रीज होता है। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और यही कारण है कि जो F2Cl2 है वो तो गैस है, Br2 जो है वो लिक्विड है, और जो आपका I2 है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। ये कारण भी है, ठीक है। और ये कहीं ग्रुप 17 में कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बात लिखी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने लिखी होगी, तो मैंने भी ये चीज लिख ली। एनसीईआरटी ने इस चीज को कहीं ना कहीं आई थिंक मेंशन किया है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ये गैस हैं, वो लिक्विड हैं और वो सॉलिड हैं। तो उसका कारण है कि टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में चांसेस ज्यादा होता है। एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे बढ़ता है, तो मैं समझाता हूं। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज वाली बात तो खत्म हो जाती है, ठीक है। मास बढ़ाता है, नो डाउट, मगर अभी हम सिर्फ चार्ज्ड स्पीसीज की बात करें तो जब भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या इंक्रीज होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन छोड़ दो बिकॉज वो चार्ज नहीं बढ़ाता, मगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भाई न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ने के साथ साथ सरफेस पे जो चार्जेस हैं, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सरफेस पे चार्ज ज्यादा किसके मिलेगा? कहां चांसेस हैं? जिसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स ज्यादा है उसके पास ज्यादा है। अब सरफेस पे अगर चार्जेस वगैरह ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सौदा ज्यादा है इसके पास इंटरेक्ट करने का। भाई इंटरेक्शन का कारण क्या है? अट्रैक्शन, रिपल्शन वगैरह ये सब कारण है इंटरेक्शन के। और अट्रैक्शन रिपल्शन ऐसा तो है नहीं कि इनके बीच में आपस में कर रहे हो, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वही आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन इसलिए इंक्रीज हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन की जो वजह होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज होते हैं। तो सरफेस पे जो चार्जेस हैं पॉसिबल
उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। तो इसलिए ये फोर्स ऑफ जो वीक वंडरवॉल फोर्स लगते हैं ना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एफ एंड एफ, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड नहीं है, दिस इज कंप्लीट वर्क एज F2 मॉलिक्यूल। ये F और F का कोवेलेंट बॉन्ड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अब एक ऐसा F2 और दूसरा ऐसा F2, इनके बीच का फोर्स बताओ। ठीक है, तो प्लीज उसे F और F के बीच का बॉन्ड मत मान लेना, वो F2 के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर यस तो आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा 18th, ओके ग्रेट, ये तो मैं भूल गया था। 18th इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वही कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। रीजन बोलो क्या, इधर से इधर मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, इधर से इधर जो है वो वेट बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट बोल दो, या आपने वो तो पढ़ाई है कक्षा 11th में, छोड़ो कुछ नहीं लिखना। इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है, एलडीएफ। एलडीएफ इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट की बात अभी करेंगे हम बाद में, बाकी सेम ऑर्डर रहेगा 18 के लिए। पूछेंगे भी एलडीएफ क्या होता है, लिख दिया फुल फॉर्म। ठीक है भाई, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोल रहा है एक, ध्यान रखना, कुछ भी बोल रहा है एलडीएफ के लोग, गजब। एलडीएल होता है वो, लो डेंसिटी लिपिड, और वही सबसे खराब होता है, समझ रहे हैं। अगर वो बढ़ा हुआ आएगा ना एलडीएल, तो फिर खून को पतला करना पड़ता है। ठीक है, स्टेटिन्स देते हैं उसमें, अटोरवास्टेटिन, सोमवास्टेटिन्स, स्टेटिन्स चलते हैं। स्टेटिन्स क्लास होती है ड्रग की जो खून को पतला करती है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। तो जो क्लोट बनाते हैं ना एलडीएल, जो फैट होती है, लिपिड होती है, वो क्लॉट बना लेती है। डेंसिटी लो है, इसका मतलब क्या होगा, वो तैरती है, अंदर डूबती नहीं है। ठीक है, तो जो तैरेगा ना फैट, ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड चल रहा है। अगर एलडीएल बढ़ गया तो वो ब्लड के अंदर रह के नहीं डूबता। एक होता है कि पानी के अंदर तैरना, पानी के अंदर तैरना, एक होता है कि पानी के ऊपर तैरना। डेंसिटी कम है तो वो ऊपर तैरता है, और जब वो ऊपर तैरता है तो वो इस पे किनारे पे, इनकी दीवारों पे चिपक जाता है और वो क्लॉट बना लेता है। इसलिए एलडीएल दिक्कत करता है, स्टेटिन्स चलते हैं उसमें, खून पतला करते हैं। हालांकि ऐसी दवाइयां जब चल रही होती तो क्लॉटिंग की भी दिक्कत आती है। ऐसे जिनके हाई डोज ऑफ स्टेटिन्स चल रहे होते हैं, उन पेशेंट्स के अगर कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड काफी देर बाद रुकता है। हमारी नॉर्मल टाइमिंग जो होती है क्लॉटिंग वगैरह की, उससे उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेटिन्स क्लास ऑफ ड्रग है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है ऐसे प्रॉब्लम्स में, हार्ट प्रॉब्लम ही है ये बेसिकली। लो, जितना मुझे आता था बता दिया, गलत भी हो सकता है, मेरे भरोसे मत रहना। हाँ, आप भी बायो यो हो। हाँ, तो मैं तो हूं ना भाई, बोला तो एमएस कर रखी मैंने तो।
बायो यो यो यू में, प्योरली बायो यो यो। अगर मुझे आज की तारीख में कोई बोले कि आप और क्या पढ़ा सकते हो, मैं बोलूंगा जूलॉजी दे दो, पढ़ा देंगे बढ़िया, विद दवाइयों वाली फील, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होगी बट करवा देंगे फिर भी। ऐसे टाइप की जूलॉजी पढ़ा दूंगा कि तुम्हें फील आएगा कि शायद तुम एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में हो, क्योंकि फार्मेकोलॉजी वहीं चलती है। अगर मैं बायो पढ़ाने बैठ गया तो तुम्हें फील ही एमबीबीएस के सेकेंड ईयर वाली आएगी, फार्मेकोलॉजी। ले आजा। चलो भाई, बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान है, फटाफट देख लो। 11वीं में घटता है और 12वीं में बढ़ता है एमडीजे। 11th में डिक्रीज होता है, 12th में बीपी इंक्रीज होता है। क्या बोलोगे? 11th में बीपी कम रहता है, ऐसे याद के चलो। 11th में बीपी डिक्रीज रहता है, टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 11th क्या होता है बेटा, बताओ? 11th का मतलब है 13th एंड 14th ग्रुप। कक्षा 11 में यही दो प्री ब्लॉक थे। 12th क्या होता है बेटा? 15th टू 18th ग्रुप। प्री ब्लॉक को दो जगह पढ़ते थे, ठीक है। अब याद नहीं हो रहा सर, तो याद ऐसे करो, 11वीं में इतना प्रेशर होता ही नहीं है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हालांकि यहां बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब मैं बता रहा हूं बीपी, हाइपरटेंशन समझ लो, ठीक है। याद करने का एक बेसिक सा तरीका है। 11th में बीपी लो रहता है, मतलब लो होना भी एक बीमारी है हालांकि, लेकिन बीपी लो का मतलब ऐसे समझ लो बीपी नॉर्मल रहता है, ऐसे याद हो जाएगा। एक अच्छा यूं चलो छोड़ो, 11वीं को गोली मारो, 12वीं सुनो। 12वीं में प्रेशर होता है किसका? बोर्ड का, बोर्ड के एग्जाम का, नीट का भी प्रेशर होता है, तो बीपी हाई रहता है हमारा, टेंशन रहती है, हाइपर टेंशन होती है हमें, हाइपर टेंशन, टेंशन हाइपर रहती है हमारी, ऐसे समझ लो, ठीक है। और उसमें डिक्रीज होता है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका मतलब तो समझ गए ना, मुझे ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, टॉप टू बॉटम इनमें डिक्रीज होगा, फ्रॉम बोरॉन टू थेलियम, फ्रॉम कार्बन टू लेड, और ये ऐसा होगा नॉट। अब ये तो जनरल है, जहां जहां पे एक आध जगह पे उल्ट सुल्ट है वो हम अलग से लिख देते हैं, जैसे एसबी का बीआई से ज्यादा होगा और टेल्यूरियम का पोलोनियम से ज्यादा होगा, तो ये याद रख लेना। तो बीआई से ज्यादा होगा और टेल्यूरियम का पोलोनियम से ज्यादा होगा, ये चीज जरूर देख लेना भाई। जनरल तो लिख दिया, वो आखिरी दो में आपस में उल्टे सुल्टे हैं बस, आखिरी दो में। और ये कौन से ग्रुप का हुआ? 15th, एंड दिस वन इज फॉर 16th ग्रुप, आखिरी दो में। लेकिन उन दो केस के चक्कर में हम अपना इतना बड़ा एमडीजे क्यों खराब करें? वो तो हम बनाएंगे ताकि हमारे को बॉइलिंग पॉइंट का कोई टेंशन ही नहीं हो। ये 11वीं में बीपी कम रहता है और 12वीं में बीपी बढ़ता है। चले भाई आगे। बॉर्न फॉर जूलॉजी बट फोर्स टू केमिस्ट्री, नहीं, इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से, मास्टर डिग्री में। चले आगे।
मैं एक भी ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूं, आप कहो तो लिखवा दूं। क्या मुझे ऑर्डर लिखवाने की जरूरत है? यस और नो बोल देना। हाँ, ये 17th वाले में ध्यान रखना, अगेन इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स X2 यानी कि F2 Cl2 Br2 और I2, सेम चीज है वहां पे, पीछे जैसा लिखा था वैसा है। चलिए एक लिख रहे हैं यस नो यस नो, ये ऐसे ही है, सामने बैठ के जवाब देते हैं। चलो अब फिजिकल बारे में चीजें देख लेते हैं, आ जाओ। क्या क्या एनसीईआरटी कहती है, अब आपको सिर्फ देखना यह है कि जो भी काम की बात होगी वो मैं अलग से वापस मार्क कर दूंगा, बाकी ऑलमोस्ट चीजें हम कर चुके हैं। आइए देखिए, बोरोन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म। बोरोन कार्बन भाई भाई, ठीक है, कैसा होता है क्या होता है ये आपको पढ़ना है ना। उसके बाद ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस, बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने देखा भी है कि बोरोन का मैक्सिमम है वहां पे, है ना, याद है ना, बड़े आलू थाईलैंड से इंडिया गए, याद है वो चीज। इट इज वर्थ वाइल, अच्छा, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, बाकी के जो हैं वो मेटल्स हैं और सॉफ्ट मेटल्स हैं और हाई कंडक्टिविटी है, मेटल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो दिखाएंगे। इट इज वर्थ वाइल टू नोट दैट द गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन ओनली कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, ठीक है, जो समर के अंदर हम रूम टेम्परेचर 30 डिग्री को ऐसे समझ लेते हैं, समर्स वगैरह में तो ज्यादा ही टेम्परेचर रहता है। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट लो और हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट ए यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, और डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है फ्रॉम बोरोन टू थेलियम। ये हमने देख लिया कि डेंसिटी तो इंक्रीज होती है, ओवरऑल सबके लिए लिख लिया था हमने, ठीक है भाई। चले आगे, आगे बढ़े। यस, कोई चीज ऐसी समझ नहीं आ रही हो, यहां देख लेना भाई पूरा अच्छे अच्छे से आपको करना। अगर आपको लगता है तो इनमें से कुछ कुछ पॉइंट छांट के आप लिख लो, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि छांट लो। चले भाई, नेक्स्ट 14th के बारे में क्या लिख रहा है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, ठीक है भाई, कह रहे कि सारे के सारे सॉलिड है। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम इज अ मेटलोइड, whereas tin and lead are soft metals, ठीक है, एनसीईआरटी जो कह रही है वो कर रहे हैं अपन। नॉन मेटल, मेटलोइड, मेटल्स, है ना, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये तो सबको पता ही होगा, with low melting points. Melting points and boiling points of group 14 elements are much higher than those of corresponding element of group 13. 13 की तुलना में इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़े ज्यादा होते हैं। द रीजन इज कि इसमें जो है वो ये जाइंट स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन भी डायमंड ग्रेफाइट वगैरह ऐसे कुछ जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। सिलिकॉन हो गया तो सिलिकॉन भी क्या है कि SiO2 जैसा 3D सिलिकेट जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सब के सब जो हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं सिवाय लेड के, है ना, लेड के अलावा बाकी सब एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी का मतलब होता है बेसिकली अपने ही अलग अलग कंपाउंड बनाना जिसमें इनके ही आपस में बॉन्ड हो। जैसे कार्बन कार्बन का इस तरह से बॉन्ड बना के लेयर में जम जाना ग्रेफाइट है, कार्बन कार्बन का लगातार इस तरह से बॉन्ड बना के आपस में इस तरह से जुड़ जाना डायमंड है, कार्बन कार्बन का इस तरह से एरोमेटिक होकर बन जाना फुलरीन है। तो एलोट्रोप्स जो होते हैं वो होते कुछ नहीं है, बेसिकली अपने जैसे ही सेल्फ लिंकिंग टाइप की प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, कैटेनेशन भी सारे दिखाते हैं, लेड के अलावा सारे कैटेनेशन दिखाते हैं, एक से दूसरे के साथ जुड़ जाना। कार्बन 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 के जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कैटेनेशन, कार्बन का कार्बन से जुड़ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटेनेशन।
और कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि तुमको एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं। उसमें है क्या, सी जी 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 लिखी रहो, है ना, वही सब। चलो सर पी ब्लॉक एनसीईआरटी में है ही नहीं। अरे ठीक है ना भाई, तो मैं करवा रहा हूं ना। नहीं है तो क्या हुआ, आएगा ना। एनसीईआरटी एनसीईआरटी वालों ने काट दिया ये। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नीट कंडक्ट कराने वाली बॉडी है एनटीए बोर्ड। जो अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई एक इंडिविजुअल है, एनटीए एक अलग है। पहले जो नीट है वो सीबीएसई ही लेती थी, तो दोनों चीजें मैच करती थी। आज की तारीख में बोर्ड में, अगर सीबीएसई बोर्ड में आप हो तो बोर्ड के अंदर पी ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर है, आपके जो सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं एग्जाम है उसमें नहीं है, तो बोर्ड के लिए तो नहीं पढ़ना। मगर एनटीए ने पी ब्लॉक का कुछ सिलेबस डाला हुआ है, हालांकि उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया, तो इन्होंने भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल थोड़ा ही बचाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत डाला हुआ है। अब जो कुछ उन्होंने डाला हुआ है वो मैं पढ़ा रहा हूं। तो यूं मान के चलो कि दिस चैप्टर इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो नहीं है। हाँ, कोई स्टेट बोर्ड है उसमें होगा, उसमें पूरा होगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेरे आप पुराने लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, कहीं से पूरा पढ़ाया हुआ है। जो भी जिसके भी स्टेट बोर्ड में पी ब्लॉक पूरा है, प्लीज उसे आप पूरा पढ़े, है ना। कहां से पढ़े, कहीं से पुराना लेक्चर देख के पढ़ लेना भाई, कहीं मिल जाएंगे तुम्हें, पता ही तुमको तो आजकल कहीं पे कुछ भी हो रहा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस while all others are solid. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक भी बात ऐसी हो तो समझ आए, नहीं आए तो बता देना। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम था। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल। और कुल मिला के यूं मान के चलो कि टॉप टू बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज जिसको पता है उसे ये दो तीन चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने बोल ही दिया, and increase in atomic size. The boiling points in general increases from top to bottom in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. हालांकि मैंने इसका एक फाइनल ऑर्डर बना लिया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक तक बढ़ता है ऐसे, और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है ऐसे करके। अब इसका जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ऐसे सब बीड़ी पी के नाचो, और ये मैं करवा चुका हूं, और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ऑलरेडी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट 16, some of the physical properties of group 16 elements. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium metalloids, whereas polonium is a metal. पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है और 13.8 दिनों का इसका हाफ लाइफ होता है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, ये सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, है ना। जैसे O2 है तो O2 है तो O3 भी है, तो वो एलोट्रोपी है इसका, ऑक्सीजन का एलोट्रोपी है ओजोन। उसी तरह से S2 होता है, S6 होता है, S8 होता है, ऐसे करके S20 तक एलोट्रोप्स मिलते हैं। सल्फर भी एलोट्रोपी दिखाता है, आगे के भी दिखाते हैं, बट वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इसलिए हम नहीं पढ़ते। अगले ने कह दिया कि सारे के सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, है ना, मैंने बता ही दिया था। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। कहते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर में लार्ज डिफरेंस होने का कारण है कि ये अप टू 20 सल्फर जाता है,
और ये जो है ये मैक्सिमम आप O3 देखोगे। तो कहीं ना कहीं मेनली तो O2, क्योंकि सी लेवल पे तो O3 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये कह रहा है कि डाई एटॉमिक है, सिर्फ डाई एटॉमिक। O3 जो है वो एक रेयर कंडीशन की बात हो गई। ये मेनली तो O2 ही होता है। जबकि ये पॉली एटॉमिक तक जाता है, जिसमें S8 जो होता है मेन होता है, और वो मैंने अभी बताया कि S20 तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं है इन्होंने तो खाली S8 तक लिख के वो बात को समझा दिया। जाहिर सी बात है, मुझे अगर ये समझाना है कि इन दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस क्यों है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों है, तो मैं तो इस बात से ही समझा दूंगा कि देखो ये 2 में ही मॉलिक्यूल बनाता है, ये 8 मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो तुम्हें तो यहीं पे फील आ जाएगी, कह रहा 2 और 8 में भी बहुत डिफरेंस है। एक वो जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक वो जिसमें इस तरह से सल्फर 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 8 जुड़े हुए हैं, जिसमें सल्फर 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 8 जुड़े हुए हैं, जो कि कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं? चेयर फॉर्म में हो सकते हैं, क्राउन फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, सॉरी चेयर में नहीं होंगे, क्राउन में हो सकते हैं। ये इस तरह से क्राउन वाली फॉर्म पढ़ी होगी आपने, इस तरह से ये सल्फर 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 सल्फर, ये कौन सा सल्फर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S8 है, क्राउन होता है। S6 चेयर होता है। S6 जो होता है वो चेयर शेप होता है, ये क्राउन शेप है। अब सोचो यहां कहां बेचारा 2 है, वो कहां बेचारे 8 है। और 8 छोड़ो, इन्होंने तो 8 से समझा दिया, मैं तुम्हें कह रहा हूं 20 तक भी होते हैं। हालांकि वो है नहीं हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में सिर्फ S8 और एक S6 दिया हुआ है। S6 वो होता है चेयर फॉर्म। वो क्या होता है बेटा? चेयर फॉर्म, इस तरह से चेयर ही बोलते हो ना इसको तुम, चेयर फॉर्म। हाँ, S। सोचो ये यहां से अगर वो मेरा ऑपरेटर लेक्चर देख रहा होगा तो उस कितना रोएगा वो, है बिल्कुल वैसे ही जैसे दिलजीत पाजी के शो में वो लड़की रो रही थी। सोचो उसको एस से इतनी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं 20 तक लिख सकता हूं मैं। कितनी दिक्कत होगी उस ऑपरेटर को। अभी मेरे को याद आ गया वो फिर से कि मैंने जितनी बार एस लिखा उसे प्रॉब्लम बहुत हुई। बे यार कोई भी रील देखो, आगे वो रोती हुई नजर आ जाती, पर क्या हो गया भाई यार, मतलब मैं उसे जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ना, वो उसके इमोशंस थे। अब साले रील बना बना के हमारे सामने क्यों ला रहे हो? मैं उनके अगेंस्ट हूं जो उसे बना बना के कह रहे कि देखो ये रो रही, ये देखो ये रो रही। अरे रोने दे यार उसे, उसे रोना आया, उसे रोने दे। अब रील ऐसे बनाते हैं ना कि पिताजी तो मेहनत कर रहे हैं और बेटी जो है वो कॉन्सर्ट में रो रही है। अरे तो कोई बात नहीं, उसे पिताजी की मेहनत ही याद आई होगी कॉन्सर्ट में, रोने दे यार उसे। तुम पॉजिटिव नहीं सोच सकते क्या कि उसे वहां कॉन्सर्ट में खड़े खड़े दिलजीत पाजी में अपने पिताजी नजर आए होंगे कि यार देखो ये भी कितनी मेहनत कर रहा है, गा रहे हैं, और एक मेरे पापा भी कितनी मेहनत करते हैं। पॉजिटिव लोना चीजों को यार, इसलिए रोना आ गया होगा उसको, उसके पापा याद आए होंगे। कोई उससे तो पूछ नहीं रहा कि तू रो क्यों रही थी, सब लगे पड़े कि रो रही है रो रही है रो रही है। ठीक है ना यार, मुझसे तो जाके पूछो कि बहन क्या हो गया, भीड़ में किसी ने पैर दे दिया तेरे पे, हैं कि भीड़ में कोई चिमटी काट गया, किसी ने चोटी खींच दी, क्या हो गया तेरे? कोई पैर पे पैर दे के ऐसे वुडलैंड के जूते से पिचक्का गया, क्यों इतना रोना आ रहा है? भूख लग रही है तेरे को, क्या हो रहा है? घर पे पता चल गया कि बिना बोले आई कॉन्सर्ट में, क्या हो गया? उससे कुछ पूछ नहीं रहा, उसे बस कह रहे रो रही है।
हाँ मतलब भीड़ है ना, पर्स चोरी हो गया बहन, क्या हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कोई पूछता नहीं है उस, कोई वजह नहीं पूछ रहा, कह रहे रो रही है, पर रोने दो यार। आ जाओ आगे। हो गई आज की स्टैंड अप कॉमेडी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे आपने भी रोस्ट कर दिया, नहीं नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जो उसी उसी के ऊपर रील बना रहा है उसके पास कोई काम नहीं है क्या? मैंने उसको रोस्ट किया है। किसी के इमोशंस की इतनी मजाक नहीं बनानी चाहिए, आई मीन मजाक बनानी ही नहीं चाहिए, ठीक है? जब तक कि आपको रीजन पता ना हो, आप किसी के इमोशंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये मेरा मोटिव है, मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया बेटा। तुम मेरी बात समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो, बहुत। तुम्हारे 3 साल सीनियर जो कि यकीन 2, 3, 4 में पढ़ रहे हैं ना, उन्हें नहीं समझ आती मेरी बात, तुम्हें क्या आएगी? तुम तो बालक हो अभी, काचा बादाम। हाँ, हेलोजन्स डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओहो, कह रहे कितना स्मूथ, कह रहे बहुत स्मूथ। कह रहे देखो कैसे, कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, मैंने बता ही दिया। ब्रोमीन इज ए लिक्विड एंड आयोडीन इज ए सॉलिड। यही स्मूथ वेरिएशन होता है, टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। इसे ही स्मूथ वेरिएशन कहते हैं, कि जो हल्का है वो गैस, जो थोड़ा भारी है वो लिक्विड, जो बहुत भारी है वो सॉलिड। स्मूथ। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसी तरह से स्मूथ ही बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। करके गलत बात आ गई कि हेलोजेंस कलर्ड होते हैं। रीजन बोलो क्या? तो अभी सुन लो, यहां लिख रहा हूं, हेलोजेंस X2 are colored due to होमोल्यूमो ट्रांजिशन। किस किस को याद है? मैंने कलर होने के रीजंस बताए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक स्लाइड, और बोला था कि एक्स्ट्रा है, टेंशन मत लो। डी ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर विच इज LMCT, लिगेंड टू मेटल, MLCT, मेटल टू लिगेंड, MMCT, मेटल टू मेटल। उसी तरह से एक और लिखा था मैंने, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। कुछ याद है? ये हेलोजेंस में जो कलर आने का कारण होता है ना बेटा, वो होमोल्यूमो ट्रांजिशन होता है। सर ये होमोल्यूमो क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने सिखाया था कि जो आखिरी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ल्यूमो होता है ना, उसे कहते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो है ये, ठीक है? और इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। ये जो होती है इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये हाई एनर्जी वाला होता है, हायर इन एनर्जी देन होमो। अब आप बोलोगे कि जिसके आगे लोवेस्ट लगा हुआ है उसको आप हायर एनर्जी कैसे बोल रहे हो उससे? तो मैं बोलूंगा बेटा कि मान ले कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, F2 है, जैसे F2 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है तू, ठीक है? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना, ऐसे करके लिखेगा, पूरा ऐसे लिखेगा। इसका जो सबसे आखिरी होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कौन सा होगा? तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, MOT चालू हो गई, और उसमें ऐसे भरे हुए होंगे। जो O2 2- का होता है वही इसका होगा, ऐसा होता है। तो ये इसका होमो है, क्योंकि इधर से इधर एनर्जी बढ़ते हुए आ रही है कि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। इस तरह से जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। अब बचा कौन सा? वो ल्यूमो बचा, ये सिग्मा स्टार 2pz, सिर्फ यही बचा।
और इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, इसे कहा जाएगा ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। तो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कूदते हैं, इनके बीच में इतना गैप होता है कि ये विजिबल रीजन में दिख जाएंगे आपको, और यही होता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन, कि इसका होमोल्यूमो इतना गैप रखता है कि आपको विजिबल रीजन में कोई ना कोई कलर दिखा के जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ू, क्लियर हुई बात, याद रह जाएगा। ठीक है, अब इनके कुछ कलर्स भी दिए हुए, ध्यान रखना। देखो फॉर एग्जाम्पल F2 हैज येलो, Cl2 डार्क होता जाएगा कलर नीचे आने पर। यूं मान के चलो कि अगर पीले रंग में डार्क करते जाओगे तो कैसा होगा, Cl2 हैज ए ग्रीनिश येलो, थोड़ा डार्क येलो, Br2 रेड एंड I2 वायलेट कलर। कलर्स भी याद रखने इसके कि पीला, हरा पीला, लाल, उसको क्या बोलते हैं, बैंगनी। ठीक है, आए बैंगन। महाराष्ट्र से कितनी जन नीट ची तैयारी करतात, सुजीत शिंदे पूछ रहा। इसके देव भाई ये स्टेट की रिपोर्ट लेने आया है, अपनी सीट पहले से ही सोच रहा है कि भाई मैं यहां पूछ के मेरे को स्टेट कोटा में से कौन सी मिल जाएगी, देखूं तो सही, इसको रिपोर्ट दे दो। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट आर सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म। तो मुझे बताओ कि जो ब्रोमीन है और आयोडीन है ये है क्या, नॉन पोलर। क्या नॉन पोलर पोलर में ज्यादा घुलेगा या नॉन पोलर में ही घुलेगा, जल्दी बताओ। नॉन पोलर में ही ज्यादा घुलेगा, पोलर में तो कम ही घुलेगा। तो बोलेगी स्पेरिंगली सोल्यूबल, वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये पोलर नॉन पोलर है। ये देखो ये क्या है, नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर में ज्यादा घुलेंगे। तो लिखा हुआ है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CS2, ये सब चीजें, CCl4, CS2 एंड हाइड्रोकार्बन्स टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। यानी कि Br2 और I2 किसमें घुलते हैं। एक चीज जो मुझे यहां से याद आई, अब भी लिख देना इसको, यहां से यहां तक का वापिस याद दिलाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगले हफ्ते में याद दिला दूंगा। मैं इसको कहां पढ़ाऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस। इस बात का यूज, ये कॉन्सेप्ट है उस टेस्ट का। सॉल्ट एनालिसिस में एक लेयर टेस्ट आएगा बेटा, क्या आएगा, लेयर टेस्ट। मैं वापस इसको, ये कॉन्सेप्ट है किसका, लेयर टेस्ट का। आप में से कितने लोगों ने लेयर टेस्ट किया है, लेबोरेटरी के अंदर करवाते ही है वो तो स्कूल में। डमी वाले बीच में ना बोले डमी डमी डमी, ठीक है, डमी डमी बीच में ना करें। जो स्कूल में जिन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, मुझे बताओ किसने किसने लेयर टेस्ट किया। नहीं किया डमी, नो, ले भी नहीं देखा स्कूल में, स्कूल में ले भी नहीं है। ओहो ओहो, सही में, फिर तो तुम्हारा बैच सुबह ही रख दो, कोई जाता तो है नहीं, क्या मतलब है। हाँ, तो कुल मिला के इसकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी का, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी का, यानी कि Br2 और I2 पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, जैसे कि CS2 हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए CCl4, ये CCl4 हो गया, है ना, ये CS2 हो गया। हम ये दोनों सॉल्वेंट ले सकते हैं और हम लेंगे भी लेबोरेटरी के अंदर, और एक लेयर टेस्ट होगा। अब दो ऐसी लेयर बनाएंगे जो घुलेगी नहीं,
दो ऐसी लेयर बनाएंगे जो आपस में मिक्स नहीं होती है। तो आपको एक लेयर कलर्ड दिखेगी, दूसरी लेयर वाइट दिखेगी, और यही कारण होगा कि लेयर्ड टेस्ट उसे बोला जाएगा। और वो दो लेयर बनने का कारण है कि पानी वाला तो बिना पानी वाले में, यानी कि पोलर सॉल्वेंट एक हो जाएगा और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते। बिल्कुल वैसा ही है कि पानी और पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन लिखा तो है इसने, पेट्रोल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। पानी और पेट्रोल मिक्स नहीं होते ना, वैसा सा कुछ होगा। अब पानी और पेट्रोल को तुम एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो तुम्हें दो लेयर नजर आएगी ना, तो वहां पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बस फर्क ये होगा कि कलर कहां से आएगा, तो कलर इन दोनों से आएगा। ये वाला ब्राउन कलर दे देगा, रेडिश ब्राउन, और ये वाला वॉयलेट कलर दे देगा। कहां देगा? जो पेट्रोल टाइप की जो लेयर होगी उसमें अपना कलर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी में तो घुलेंगे नहीं। किसमें घुलेंगे? किसमें घुलेंगे? नॉन पोलर में। सिंपल सी बात है। यानी कि तुमने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया हुआ है, फिर तुमने उसने Br2 और I2 डाला। एक टेस्ट ट्यूब ले ली, पानी ले लिया, Br2 डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, साइड में रख दो। एक टेस्ट ट्यूब ले ली, पानी लिया, I2 डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, साइड में रख दो। फिर इस Br2 और पानी वाली लेयर में तुमने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दो, CCl4 डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, CS2 डाल दो, तुमने डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दो, कुछ भी डाल दो, इसमें डाल दिया। अब जैसे ही वो अंदर गया, वो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट गया है। अब तो Br2, पानी में बैठा हुआ Br2 ऐसे बोलता कि देखो वो आ गया, मैं नॉन पोलर, तू भी नॉन पोलर, चल गुल जाते हैं। अब तुमने देखा कि Br2 ने अपना कलर कहां दे दिया? यहां पे दे दिया। कहां दे दिया बेटा? भाई पानी में तो वो घुला नहीं, जैसे ही वो आपने डाला वो घुल गया। और क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं घुलते, पानी और पेट्रोल, तो आपको Br2 का कलर पेट्रोल पेट्रोल में नजर आएगा और उसमें नजर नहीं आएगा। उसी तरह से वो भी चीज होती है। कौन सी? आयोडीन वाली में भी, उसमें भी कलर आते हैं। हालांकि इसको पूरा जब टेस्ट करेंगे तो पूरा किस तरह से ब्रोमाइड को Br2 बनाएंगे, ऑक्सीडाइज होगा वो, और किस तरह से आप आयोडाइड को I2 बनाओगे पहले, तभी तो कलर आएगा। क्योंकि हमें इस फॉर्म में तो कुछ मिलेगा नहीं। हमें किस फॉर्म में मिलेगा? हमें या तो Br- की फॉर्म में मिलेगा, जैसे हमने NaBr ले लिया, तो लेबोरेटरी के अंदर हमें सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम ऑक्सीडाइज करके Br2 बनाएंगे, फिर उसे पानी वगैरह में घोलेंगे और पेट्रोल वगैरह में घोलेंगे। स्लाइड 7 में अनयूजुअल क्यों लिखा है? अरे बेटा क्या हो गया? अनयूजुअल कहां है यार? कौन अनयूजुअल आ गया है? कब से खाए जा रहा है यार? कहां है अनयूजुअल ये भाई? ये अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, तो गैलियम मेटल है, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना चाहिए ना, लेकिन इसका अनयूजुअली लो है, इसलिए अनयूजुअल लिखा है। यूजुअल से अलग अनयूजुअल। जैसा सब सोचो, मेटल के लिए क्या सोचोगे कि यार मेटल तो, आज लोहे का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है क्या कि समर्स में पिघल जाए? है ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसका भी अनयूजुअल है। और अनयूजुअल होने का कारण इसके बॉन्डिंग है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, जैसे मरकरी के अंदर भी बॉन्डिंग और कॉन्फ़िगरेशन ही है जो उसका अनयूजुअल लो मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, इसीलिए इसका भी वही है। यही होगा अनयूजुअल, और तो क्या होगा? और यही पूछ रहा था बेटा, है बेटा? ऑल द नोबल गैसेस। अच्छा इसमें कुछ बच रहा है क्या रे? हाँ बच रहा है, सॉरी। ये भी अच्छा पॉइंट है, नोट कर लेना। ये नोट किया तुमने, ये वाला, ये और कर लो एक पॉइंट। और वैसे केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि F2 Cl2 Br2 और I2 है ना। तो हमें क्या निकालना है इसमें? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो ऐसा होता है कि इनके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है कि Cl2 देन Br2 देन F2 और देन I2।
ये रहेगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। इसका तीसरे नंबर पे रीजन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। किस किस को याद है केमिकल बॉन्डिंग कक्षा 11? बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ बॉन्ड is low it makes F2 very reactive। याद है बेटा? थोड़ा सा याद है। यस और बहुत ये जो चीजें चल रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट। जिन लाइंस को मैं अलग से इंपॉर्टेंस दे रहा हूं निकाल के, इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो ये चीज। तो F2Cl2Br2I2 बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, हालांकि वो चीज मैंने ही नोटिस करी है, किसी ने तो करी नहीं होगी, वो मैंने ही करी है। और मैंने जब एक दो टीचर्स के साथ डिस्कस किया ना तो वो बोले अच्छा ऐसा भी है क्या? मैंने कहा है तो सही सर। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं मैं, चलो आ जाओ, ये लिख लो फिर बताता हूं। मजेदार पॉइंट है वो, ऐसा पॉइंट है कि तुम बोलोगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है, तो ठग लिया हमको। देखो होता है कभी कभी, उसको मैं समझा दूंगा कि कैसे है वो, क्यों है वो, और शायद समझाऊंगा तो याद रह जाएगा। चलो अभी आपने देखा कि इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। तीनों चीजों का ऑर्डर पूछे तो ऐसा लिखो। लेकिन बॉन्ड लेंथ का पूछे तो, बट इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर but in case of bond length, बॉन्ड लेंथ में क्या होता है वो सुन लो। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम बॉन्ड लेंथ में कि इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम, इनके बीच में थोड़ी ज्यादा, इनके बीच में और ज्यादा, और इनके बीच में और ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसा सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। ये पढ़ा था सर हमने तो, कि जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी लेंथ कम होगी। आपने भी बताया था कि छोटी लकड़ी है उसे तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि लंबी लकड़ी है उसे तोड़ना आसान होता है, आपने बोला था ऐसा। तो फिर ये ऑर्डर में फ्लोरीन यहां नॉर्मल क्यों बैठा है, जबकि इस फ्लोरीन को भी अकॉर्डिंगली वैसा ही सेम ऑर्डर हो जाना चाहिए था सर, जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वैसा ही लेंथ का ऑर्डर हो जाना चाहिए, आई मीन उल्टा ऑर्डर हो जाना चाहिए था, है ना? मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर पीछे लिखा हुआ है वैस उसके अकॉर्डिंग लेंथ का ऑर्डर क्यों नहीं है? दिमाग में आया डाउट? दिमाग में आया? ठीक है, अब डाउट सुनो, वो बताता हूं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि लोन पेयर रिपल्शन ओनली एप्लीकेबल इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, और वो भी कैसे होने चाहिए? सिंगल बॉन्डेड। किस किस को याद है? अब क्या हुआ, सुनना बात को। यह है सोशल मीडिया का फोटो, ये क्या है? सोशल मीडिया का फोटो। किसका फोटो है सर? कपल्स का, ऐसे समझ लो ये कपल है, मेल फीमेल, ठीक है, कपल है, और ये पोस्ट की गई फोटो है सोशल मीडिया की, जिसमें
नजदीकियां सबको दिख रही है कि अरे यार बहुत पास है, बहुत क्लोज है, एंड द क्लोजनेस का कारण इज स्मॉल साइज, है ना। साइज छोटी है तो सिग्मा छोटा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 2p के बीच का सिग्मा है तो छोटा ही बनेगा। तो ये है बेटा सोशल मीडिया का फोटो जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, ये क्लोज है साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मियां बीबी कह लो, कपल कह लो, आजकल तो कुछ भी कह लो, ठीक है, ये फोटो है। लेकिन अगर वाकई में ये तो हो गई रील वाली जिंदगी, और जो पीछे है ना वो है रियल वाली जिंदगी, यानी कि जब आपने जाकर, ये तो सोशल मीडिया है, ठीक है, ये तो रील पे सब देख रहे हैं, कह रहे अरे वाह कितने नजदीक हैं एक दूसरे, बहुत प्यार हैं, इतना प्यार सब करें भगवान, इतना प्यार सब करें सर, कोई किसी के लिए मतलब आप मतलब पैरों में बैठ गए, गुलाब दे दिया, पायजब बांध दी, सब सब बहुत बढ़िया हो रहा है, वो भी आधी रात को रोटी बना रही, बढ़िया करे, सब सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप अगर जाकर उनकी रियल जिंदगी में जाके देखोगे तो शायद वो डेली झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो डेली झगड़ रहे हैं। ये डेली झगड़ा होने का कारण भी यही है कि वो साथ बहुत रहते हैं। तो अगर आप जाकर चेक करोगे, है ना, तो इनके बीच की दूरियां तो कम है, इनके बीच की दूरियां कम है, नजदीकियां ज्यादा है, पास पास हैं, साथ रहते हैं। और साथ रहने का ही कारण होता है, साथ रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। हर कोई दूर से अच्छा लगता है बेटा, जब साथ रहना स्टार्ट करते हैं तो समझ आता है कि असल जिंदगी में कोई इंसान को कितना एक्सेप्ट कर सकता है, यह साथ रहने पे पता चलता है। दूर से सिर्फ अच्छाइयां अच्छी लगती है, साथ रहने पे बुराइयों को भी अपनाना पड़ता है। बस वही दिक्कत कि ये साथ रहते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा पास हैं और ये लोन पे रिपल्शन हो गया इनमें। इसका लोन पेयर आपस में झगड़ रहे हैं, ये झगड़ते भी बहुत हैं, सिर्फ फोटो पे मत जाओ, ये झगड़ते भी बहुत हैं, उसकी रील नहीं बनती बेटा। और झगड़ा इतना होता है कि अगर आप इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने जाओ, आप इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने जाओ, तो आप तो सोच रहे थे कि यार इनके बीच में बहुत क्लोजनेस है, बहुत पास पास है, ये तो बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई, अभी हमने ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इनकी लेंथ के हिसाब से, इनके आपस के बीच की दूरी के हिसाब से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। आप तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वो बॉन्ड टूटा और इतना पीछे आ गया कि वो 3 नंबर पे आ गया। मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये तो भाई साहब तुरंत टूट गए यार, ये क्या हो गया? जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो रील है। रियल क्या है? वो रोज रोज के झगड़े, जिसकी वजह से आज आपने तीसरे इंसान ने आकर कोशिश करी उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने की, बॉन्ड तुरंत टूट गया और तुरंत बोल दिया गया कि मैंने कहा था क्या तुमको ऐसा करने के लिए, मेरे लिए ये सब, और बॉन्ड टूट गया। द रीजन इज, अगर आप बहुत पास हैं तो फिर याद रखिए आप बहुत सेंसिटिव भी हैं, है ना, कोई भी आके तोड़ देगा, याद रखें बेटा। तो इसलिए लोन पे रिपल्शन पास होने का सबसे बड़ा दुख ही बन गए कि यार एक बात बताओ, ये दोनों दूर दूर हैं। आप बोलोगे सर क्या यहां लोन पेयर नहीं है, क्या यहां लोन पेयर नहीं है? मैं बोलूंगा लोन पेयर है, लेकिन ये पहले से ही दूर दूर हैं। अब यहां पे लोन पेयर बैठा है, यहां लोन पेयर बैठा है, इतना झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर पास हैं तो लोन पेयर बहुत झगड़ा करेंगे, और झगड़े के कारण तुम उम्मीद से कम उसको एनर्जी दोगे, वो तब भी टूट जाएगा। कह रहे टूट गया, लोग सोच रहे थे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अरे ये तो जल्दी टूट गया। क्यों? वो छोटे छोटे झगड़े, वो लोन पेयर, और वो कारण नजदीक में और ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट जो है वो ध्यान, आप कभी वैल्यूज देखना, इसकी एनसीईआरटी में दी हुई है। कहां दी हुई है? पीरियोडिक टेबल में दी हुई है। तो ध्यान रखना बेटा, लोन पे रिपल्शन जो है ना वो बढ़ाता है। ये तो साइज से चलता है, ये सिर्फ साइज से चलता है। अगर आप ये ऑर्डर देखोगे तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज ओनली, बेस्ड ऑन साइज ओनली। लेकिन मुझे बताओ कि जो लोन पे रिपल्शन है वो उसकी साइज के साथ साथ लोन पे रिपल्शन भी लग रहा है। रीजन है स्मॉल साइज
के कारण लोन पे रिपल्शन भी ज्यादा है। इसलिए ये जब तोड़ने गए, जब तक नहीं तोड़ रहे हो अच्छा है, अब तोड़ने गए तो तुम्हें लगा कि इतना जल्दी टूट गया इतना प्यार था इनमें तो बेटा टूट जाता है। ठीक है, एक कह रहा लॉन्ग डिस्टेंस सबसे सही होता, उसमें मिल लिया अगर टाइम से। हाँ, नहीं तो डिस्टेंस रह जाए, लॉन्ग अलग और डिस्टेंस अलग हो जाएंगे तेरे। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, किसी काम के नहीं है ना। गधा, गंवार, गधेड़ा, ऐसे टाइप है ना। टाटा बाय बाय खत्म, कैसे याद करोगे? नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, फुल्ली यूजलेस। आदित्य चौधरी कह रहा रिलेटेबल हो गया सर। जमीन से ऊपर आओ बेटा, घर वाले जिससे शादी कराएंगे वो 3-4 साल छोटी तो होगी, तो तेरी वाली तो अभी 8वीं में पढ़ रही होगी रे, है ना, तो उसे पढ़ लेने दे अभी, है ना, अभी रहने दे। दे आर स्पैरिंगली सोल्यूबल, तू करेगा तो एक अलग बात है, तू तो 4 साल बड़ी से भी कर लेगा, भूखे आदमी। दे आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि गैसेस हैं, बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट्स आर वीक डिस्पर्सन फोर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, एलडीएफ। तो इसलिए ओवरऑल तो कम होता है बट टॉप टू बॉटम बढ़ता है। हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 4.2 केल्विन, नॉट 42 of any known substances. It has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastic. ठीक है भाई, इतना कम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, वैसे तो ये गैस ही है, पर गैस के अंदर इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब भी है कि इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं और इतने स्मॉल हैं कि वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि सबसे वीकेस्ट फोर्स भी जो है ना वो इनके अंदर सबसे वीक है भाई। हालांकि सारी गैसेस के अंदर एलडीएफ है, ये वाला, इससे नीचे आने वाले में भी एलडीएफ है, ये है वो है सब, ठीक है, मगर वीकेस्ट फोर्स में भी सबसे वीकेस्ट उसी में है। इतना वीक कि हीलियम और हीलियम का सबसे कम लेना देना है आपस में, तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के मतलब साथ रहना पसंद ही नहीं करते, ये हमेशा डिफ्यूज्ड शेप में ही रहना चाहते हैं। इनकी डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो पढ़ते हो ना तुम, रियल गैस कैरेक्टर एंड आइडियल गैस कैरेक्टर, पढ़े होंगे तुमने, रियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल का मतलब वो गैस जिसमें बिल्कुल, गैस का मतलब क्या होता है, जीरो अट्रैक्शन। तो आइडियल गैस कौन होती है, जिसमें तुम ये बोलते हो कि गैस के एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कोई लेना देना नहीं है, वो एक आइडियल कंडीशन है जो तुमने सोची। असल मायने में रियल जिंदगी में थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, जैसे वो रहा एलडीएफ, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा, लेकिन एलडीएफ भी जहां सबसे कम लग रहा है उसमें रियल कैरेक्टर कम और आइडियल कैरेक्टर ज्यादा होंगे ना फिर। तो हीलियम के अंदर आइडियल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, रियल कैरेक्टर कम होते हैं, और आइडियल गैस जो होती है वो हमेशा उसके एटम्स दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं, और हमेशा वो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी रखती है, फैलने की प्रॉपर्टी रखती है, डिफ्यूज्ड, उसको क्या विसरण बोलते हैं हिंदी में, फैल जाना एक काइंड ऑफ। तो वो इतना ज्यादा छोटे पार्टिकल होने की वजह से, जैसे रबर, ग्लास और प्लास्टिक, इनमें नहीं टिकती है। आप अपने जो गुब्बारा होता है, आपने ये तो चीज नोटिस करी होगी, बाकी का तो मुझे नहीं पता, मगर आप गुब्बारे में हीलियम वाले गुब्बारे आप भरवाइए, है ना, जो बाहर से एक सिलेंडर के साथ जो भरता है, वो घर पे वो जो मशीन है उससे नहीं, वो नॉर्मल एयर है वो हीलियम नहीं है, वो प्लास्टिक की एक आती है ना पिचकारी,
उसके आगे गुब्बारा लगा के भरना वो हीलियम नहीं है। एक सिलेंडर वाले भाई साहब होते हैं जिनके पास प्रॉपर सिलेंडर होता है, उसमें हीलियम गैस भरी होती है और वो उस गुब्बारे को भर दें, वो हीलियम वाला है। ठीक है, अगर आप वो लेकर आते हो तो वो कुछ टाइम बाद ही छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रबर में से धीरे 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 लीक होती रहती बेटा, है ना? पता पड़ेगी कि सर वो हम भरते हैं जो हीलियम है क्या? अब हीलियम कहाँ है? तू भर रहा है क्या उसमें हीलियम है? फिर तो तू ये बोलेगा, कह रहे सर मैं तो मुंह से भर रहा हूं। कह रहे कौन सी है? जिनोन ले लो सर, जिनोन, जिनोन भरेंगे आज। भाग, चल, ये हो गया। अब आ जाओ इनर्ट पे इफेक्ट पड़ेंगे। ओके, एक कह रहा है कि सिलेंडर वाले हाइड्रोजन भरते हैं, हीलियम नहीं। बेटा हाइड्रोजन के सिलेंडर्स भी होते हैं उनके पास और हीलियम के भी होते हैं, और हाइड्रोजन को भरना इज डेंजरस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भरना डेंजरस है, याद रखना। हीलियम भरना सेफ है। हाइड्रोजन भरेगा तू, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है वो, ऐसे ही भर देगा तू हाइड्रोजन, है? हाइड्रोजन भर देगा तू? हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, पता है क्या ये चीज? H और H एटम जब आपस में जुड़ के H2 बनाते हैं ना, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि वो मेटल की दो सरफेस को पिघाल के आपस में जोड़ सकता है। H और H एटम मिलके जब वापस H2 बनते हैं, बॉन्ड बनेगा ना, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि मेटल की एक सरफेस को पिघाल कर दूसरी सरफेस को पिघाल कर, यानी दो मेटल को तुम ऐसे रखो और उनकी सरफेस जहां से जोड़नी है वहीं पे आप वो वेल्डिंग कर सकते हो, जिसे बोलते हैं गैस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं उसे? गैस वेल्डिंग। वो गैस वेल्डिंग होने का कारण क्या है कि जब आपने एटॉमिक हाइड्रोजन को भर रखा है सिलेंडर के अंदर, और जब आप उसे रिलीज करते हो तो वो मॉलिक्यूल बनती है, और जब मॉलिक्यूल बनती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है कि आप देखना कि वो जो एक गैस वेल्डिंग वाला टॉर्च, उसमें आग आती है भयंकर, वो इतना हाई टेम्परेचर की आग होती है कि वो दोनों मेटल की सरफेस को पिघाल के आपस में चिपका देती है। ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं यहां पे। वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं होती, वो गैस वेल्डिंग होती। इसीलिए याद रखना, ये और ये जिस दिन मिलेंगे आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कारण है कि इसको एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। ठीक है, और अभी तो हाइड्रोजन गैस पर चलने वाली गाड़ियां धीरे धीरे बनने लगेंगी, धीरे धीरे बनने। अभी तो ये जहां पे बहुत एकदम से जलना होता है, जैसे रॉकेट वगैरह है या बहुत भारी हैवी इंजन होते हैं, वहां पे ये एज ए फ्यूल यूज होता है। अदरवाइज ये यूज नहीं होता अभी ऐसे ऑटोमोबाइल में। हालांकि टोयोटा की एक कार है, टोयोटा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो हाइड्रोजन से चलता है, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट हमारे देश के जो मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। ठीक है, चलो खैर छोड़ो। तो वो इंजन अलग है थोड़ा सा। ट्रक में होता है एक, कह रहा मुकेश कुमार। चल भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत स्लो चल रहे हैं हम। नाम तो पता चल ही गया होगा, इन हैवियर members of P block
पेयर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम ns2 बोलते हैं, पेयर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स इनएबिलिटी भी लिख देना, इनएबिलिटी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन पे, रुको मैं सही कर देता हूं, माफ करना भाई मेरी अंग्रेजी, इन हेवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक, इनएबिलिटी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन पेयर ns2 towards any chemical reaction is known as inert pair effect. क्या होता है बेटा ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं, है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 6 7 वगैरह हो सकता है, n इज इक्वल टू 6 मान लो, 7 हम देखते नहीं है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ p and f electrons increases, which increase attraction on ns electrons and make them inert. ये देखो, make them inert for any chemical reaction. देखो अपनी मर्जी से लैंग्वेज बनाइए, समझ नहीं आई हो तो बताना, दूसरे लिख दूंगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा समझाऊं कि जो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में हो और तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है भाई, क्या है वही रीजन है। आपसे पूछा जाए रीजन बताओ, रीजन, तो रीजन ये रहा, अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा रीजन, ठीक है, वो रीजन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुल मिला के जो हैवियर मेंबर होते हैं उसका न्यूक्लियस हैवी होता है और शील्डिंग पुअर होती है। न्यूक्लियस हैवी होता है और शील्डिंग पुअर होती है, जो कि जेड इफेक्टिव को इंक्रीज कर देता है। ये जरूर लिख सकते हो है ना। रीजन, एक रीजन और लग सकते हो कि इन हैवियर मेंबर न्यूक्लियस is heavy but shielding is poor। तो इस वजह से क्या होगा, दैट्स वाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ठीक है भाई। अब बताओ इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। अब बात ये लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर क्या होता है, इनर्ट पेयर का रीजन क्या है, दो चीजें हमने जान ली। अब हम आगे चल के कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बात करते हैं, आ जाओ। इसको आप और ऐसे फील करना चाहते हो, ये देखो,
ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा N-2F14 अगर है, N-1D है ना 10, NS2 और NP126, ठीक है। तो जब इनकी शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा बेटा, और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ये जो NS2 देख रहे हैं इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इनर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 तरीके से मैंने चीज को समझाया है कि ये एबल नहीं होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि इनको अनपेयर्ड करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये यूं के यूं इनर्ट रह जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह गए बेटा, क्योंकि वहां पेयर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह जाएंगे तो ये तो अंदर वाली शेल है, ये तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हमने ये चीज नोट करी कि इसको और इसको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, और इसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। जब S और P के इलेक्ट्रॉन को हम मिलाएंगे तो उसे कहा जाएगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा जाएगा बेटा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं आपसे पूछूं ग्रुप 13 की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी बताओ। मैं आपसे पूछूं ग्रुप 13, ये मैंने आपको डायग्राम वाले फॉर्म में भी सिखा दिया है। अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूं और एक बात करते हैं हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, और उस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, तो वो होती है NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। किसके बराबर होती है बेटा, वो NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। आप उसके आगे प्लस लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यह 13th ग्रुप ले लेता हूं तो मेरे पास आता है NS2 NP1, ठीक है, ये हो गया। इसे बोला जाएगा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना लिख दो बेटा, 2 और 1 कितना हो गया, +3। अगर 13th ग्रुप में मैं नीचे आऊंगा तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, इनर्ट। 13th ग्रुप में मैं नीचे आऊंगा तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, इनर्ट। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या, नहीं सर। फिर कितना पार्टिसिपेट करेगा, बोले सर 1 ही कर पाएगा। तो बताओ फिर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे, +1। कितनी दिखाओगे बेटा, +1। यानी एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा है और उसने कहा कि इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 यूनिट कम हो जाती है। सर सिर्फ 2 ही यूनिट कम क्यों हुई, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट रहे। इनर्ट पेयर, द पेयर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इनर्ट। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नीचे आने पर, जिसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा होगा, उस बेचारे की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही +1 हो जाएगी इन केस ऑफ 13th ग्रुप। 14th के लिए ये चीज डिफरेंट हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि क्या 2 यूनिट कम हो गई कि नहीं हो गई, क्या ये, बट एल्यूमिनियम की तो +3 होती है, विनायक पठक के रंग। तो एल्यूमिनियम नीचे है कि ऊपर है, नीचे ऊपर का तो समझ आता है ना तेरे को, है भाई। नीचे ऊपर का पता कर ले यार कि एल्यूमिनियम नीचे है कि ऊपर है, पता कर ले। ऊपर नीचे का तो पता ही होना चाहिए भाई यार, जब आदमी है यार। चाय पीऊंगा इस बात पे। राजकुमार जी एक दो बढ़िया, नहीं हाँ चलो कॉफी बना दो, कॉफी पीऊंगा अब मैं, कम चीनी और कप में देना इज्जत से। एक कह रहा ऊपर, वाह बढ़िया टॉपिक है, ऊपर नीचे का पूछ लिया सर ने। चलो, तो इसे बोला जाएगा आपका, या तो आप बोल दो HOS, जिसे बोलेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट,
और एक बनेगा इसमें, अगर यहीं पे NS2 अगर रह जाए इनर्ट, और यहां NP1 है, तो बताओ यहां क्या करेंगे, +3 -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, +1। ये क्या हो जाएगा आपका LOS, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से आई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि एक बात बताओ कि इधर से इधर आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट D एंड F इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ LOS भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ HOS भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भी क्या होगी, क्या मतलब है। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आई, किस किसको आई बताओ, एंड कर दो सर। अरे यार एक बात बताओ, मेरा एक्सप्लेनेशन तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। मैं भी, आप 11th वाले बच्चे होंगे, चीज तो वही पढ़ा रहा हूं, मगर फील तो आ रही है ना कि अगर मैं ये बोलूं कि ग्रुप 13 के अंदर दो चीजें होती हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि NS + NP इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो आप किसी भी ग्रुप में अगर नीचे आएंगे तो हमें पता है D एंड F इलेक्ट्रॉन का तो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये वाले भाई साहब धीरे 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 इनर्ट बनते जा रहे हैं। और जब इनर्ट बनते जा रहे हैं तो बताओ कि यह +3 और ये +1 की स्टेबिलिटी तो फिर इंक्रीज होती जाएगी, और +1 की इंक्रीज होती जाएगी, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा, +1 की इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं आपके सामने दो ऑर्डर लिखता हूं, मैं आपको क्या लिखता हूं, दो ऑर्डर लिखता हूं, जल्दी बताना मेरे को, दो ऑर्डर लिखूंगा, बता दोगे, बताओ। दो ऑर्डर लिखूंगा, मैंने लिखा बोरोन की +3, मैंने लिखा एल्यूमिनियम की +3, मैंने लिखा गैलियम की +3, मैंने लिखा इंडियम की +3, मैंने लिखा थेलियम की +3, और मैंने पूछा स्टेबिलिटी बता। फिर मैंने वापस से बोरोन का +1 लिखा, एल्यूमिनियम का +1 लिखा, गैलियम का +1 लिखा, इंडियम का +1 लिखा, और थेलियम का +1 लिखा। मैंने बता स्टेबिलिटी बता। ये साइन क्यों दिया है, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नीचे आने पर ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, नीचे जाने पे ऐसा निशान आता है बेटा। तो हमने ये देखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आने पर +1 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है और +3 की घटती है, बस इतनी सी तो बात है। अब इतनी सी बात पे हमें यह चीज भी पता होना चाहिए, नोट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थेलियम +3। क्यों? क्योंकि इसका +1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका +1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये देखो। तो नीचे आते आते तो ये भाई साहब 3 बनाना ही भूल गए, इसका 3 सबसे कमजोर और इसका 1 सबसे, तो सही मायने में सबसे डोमिनेटिंग तरीके से अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट झेला है किसी ने तो वो थेलियम ने झेला है, क्योंकि ये सब तो 3 में कंपाउंड दिख जाएंगे तुमको। बोरोन का 3 में कंपाउंड दिखेगा, 1 में नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 उसकी सबसे लेस स्टेबल है। एल्यूमिनियम 1 में कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा,
गैलियम भी 1 में कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, इंडियम भी 1 में कोई कंपाउंड नहीं दिखेगा तुमको, लेकिन इसका 1 में कंपाउंड दिख जाएगा तुमको। तो कारण यही तो है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो इसलिए ये इसका तो +1 ही इसकी +3 से ज्यादा स्टेबल हो गया। और यही कारण है कि एनसीईआरटी ने एक सवाल दिया हुआ है कि थेलियम +3 आयंस कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब +3 से कहां जाना चाहता है? +1 में जाना चाहता है। तो जो +3 से +1 में जाना चाहता है वो खुद का रिडक्शन करवाएगा, तो बोलो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? एनसीईआरटी के अंदर ये इन टेक्स्ट के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो होता है ना, जिसके आंसर्स लिखे होते हैं, वो लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात? ओके, क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ये 5:45 बजते ही ना बाय बाय मत लिख दिया करो, उससे कुछ नहीं होता। होमवर्क करके लाना है सबका। ग्रुप 14th HOS क्या होगी, LOS क्या होगी और इनकी स्टेबिलिटी। वैसे मैं बता दूं कि ये होगी +4 और ये होगी +2 और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। ग्रुप 15th HOS क्या होगी +5, LOS क्या होगी +3, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। ठीक दोगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां से लिखोगे। लिख दो बेटा। ठीक है, 14th का लिखना है। 14 +4 +2 देखना, +5 +3 देखना। 13 में +3 +1 था, तो यहां पे मैं 14 अपना होता ही ऐसा है, NS2 NP2 अकॉर्डिंगली 2 और 2 4, 4 में से 2 गए तो 2, NS2 NP3 3 और 2 5 और 2 कम कर दो तो 3। तो याद रखिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट कम हो जाती है। ठीक है भाई, कल बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड चीजों की। बहुत कुछ बच गया, वैसे उम्मीद नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।